बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, कल वफाकी बजट पेश किया गया, आज पंजाब का बजट भी पेश कर दिया गया और कल से लेकर अब तक जो हुकूमत है वो तो ये कह रही है कि जी बहुत अच्छा बजट है और फ़ायदे का बजट है अवाम के, लेकिन मुखालिफिन हैं या अवाम हैं या तनख्वाहदार तबका है या ताजिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, यानी उस पर उनको एतराज़ है। तो ये किस किस्म का बजट आया और फिर उसके दरमियान हमने जो मामलात देखे उसका भी ज़रा शामी साहब से पूछेंगे ये चल क्या रहा है आखिर के। पीपल्स पार्टी ने कल ये क्या ड्रामाई एक सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी थी, जिसका शाखसाना आज तक जो है वो चल रहा है, उसमें क्या नई बातें सामने आ रही हैं। शामी साहब, सर पहले तो बजट की बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है जैसे पंजाब का बजट तो आगे ना जी सर, आज पंजाब का बजट आया, वो जो एदाद शुमार तो लोगों के सामने आ चुके हैं। जी 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 बिल्कुल। अब उन्हें क्या दोहराएं, टैक्स फ्री बजट कह रहे हैं पंजाब का, तो गंजी क्या नहाएगी और क्या निचोड़ेगी। आप देखें ना, जो आपकी आमदन है, जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, फिर सूबों में और मर्ग तकसीम होता है, बिल्कुल बड़ा हिस्सा सूबे ले जाते हैं, सूद में चला जाता है। सूद नहीं, पहले तो सूबों के पास रखे ना, फिर उसके बाद जो बाकी बचता है जो वफाक के हिस्से का, वो कमोबेश सारा जो है कर्जों और सूद में चला जाता है। एग्जैक्टली सर। तो फिर आपको कर्ज लेके काम चलाना है ना, पहले दिन से ही है। नहीं, पहले दिन से आप ये अभी तो कमरे हिम्मत बांधी है और महंगाई भी कुछ कम हुई है, अफराते ज़र कम हुआ है, सूद की शरह कम हुई है। तो आप ये तसव्वुर कैसे कर रहे हैं? पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे स्क्रीनों पे ना हर शख्स जो है मुआशी माहिर बन के बैठ जाता है। अच्छा, जिसको इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमी की अलिफ बे भी मालूम नहीं है, वो भी बड़े बड़े तबसरे करता है। और फिर हम आवाम का रद्द अमल लेते हैं, लोगों को उकसाते हैं, भाई हक़ाइक़ उनको बताते नहीं हैं, और IMF का स्यापा करते हैं। तो भाई मेरे हक़ाइक़ को समझें, मुल्क मुश्किल सूरत हाल में है, आपने अपने अखराजात पे काबू नहीं पाया, आमदन नहीं बढ़ाई, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई, अपनी सनतें बर्बाद की हैं, ये सारे मामलात हैं। अब उनको ठीक करना है, तो ठीक करना है तो होते होते होंगे ना। बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। तो बात यह है, लेकिन देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका रिस्पांस क्या है? बहुत पॉजिटिव आया सर, बहुत पॉजिटिव आया। 410 पॉइंट जो है ना वो आज इजाफा हुआ है, 76,200 पे बंद हुई है। और हमारे जो चैम्बर्स हैं कॉमर्स के मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई, वो भी कुछ यानी उन्होंने कोई बहुत मुखालिफाना रद्द अमल नहीं दिया, उम्मीद भरी नज़रों से देखा है। तो अब जाहिर है कुछ मुश्किलात तो हैं। अब यानी जो टैक्स है तनख्वाहदार तबके पे बढ़ गया और सर आज पोस्ट बजट और सरकारी तनख्वाहें जो हैं जी, सरकारी तो लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ गई। जी हाँ जी। अब जो प्राइवेट लोग हैं उनकी तो तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। ऐसा ही है। अच्छा, जब वो जो निजी कंपनियों में काम करते हैं उनको भी टैक्स, उनका बोझ उनके ऊपर पड़ेगा। इस पे गौर करना चाहिए था और अब भी गौर करना चाहिए। इस चीज़ को लेके सर आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उससे पहले वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और उस एहतजाज में उन्होंने यही कहा जो आपने बात की है। इसके अलावा सर जो तो सहाफ़ियों में भी तो बेचारे देखें, सहाफ़ियों के लिए तो उन्होंने ये रखा है ना, इंश्योरेंस जो है जी, हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी, कुछ दूसरी मराहत भी मिलेंगी। तो सहाफ़ियों में एक बड़ी तादाद तो बेचारी ऐसी है जो हैंड टू माउथ है। लेकिन एक तो माशाल्लाह हट्टे कट्टे हमारे एंकर्स, हमारे स्क्रीनों पे जलवागर लोग, हमारे यूट्यूब को अब उन पर भी टैक्स से महसूस होने वाले देखें, तो वो तो फिर लाखों में खेल रहे हैं। और वो तो बिल्कुल ऐसे हैं, बरहमन हैं, और बाकी तो सारे बेचारे दलित हैं। तो ये भी तो देखे ना, वो बचाते रहते हैं। वो भी स्लैब में आ गए हैं, उसकी स्लैब नहीं, कुछ स्लैब में इतने नहीं आए। वो उसने किसी का 10-20 हज़ार रुपए टैक्स देना पड़ गया तो क्या पड़ गया। अभी तो आप देखें एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ाया है ना। हाँ जी सर। एक्सपोर्ट पे पहले होता था कि जो 1% ले लेते थे। 1%, हाँ। अच्छा, वो कहते हैं वो 1% जो है वो 22% के करीब पड़ता था। अच्छा। लेकिन अब वो कहते क्योंकि वो रिसीट्स पे था ना, जो रसीद हुई उसका 1% ले लिया। सही है। अब उन्होंने कहा नहीं, एक्सपोर्टर भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उतना ही टैक्स देंगे जितना यहाँ कारोबार करने वाले देते हैं। ठीक है। लॉजिक तो है इसमें कि भाई अगर आप बैरून मुल्क से एक्सपोर्ट से आमदन हो रही है और एक का यहाँ कारोबार है उससे आमदन कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्यों हो? तो एक जैसा
टैक्स देना चाहिए। एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी सिर से, आपको लगता है या कैसे, नहीं क्या एक्सपोर्ट में पहले हमने कौन सा तीर मारा हुआ? ये बात भी सही है। तो देखे ना, हमें तो कहाँ होना चाहिए था, लेकिन कहाँ हैं हम। बहरहाल तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। उनसे अगर कोई बातचीत हो तो शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। जो यूट्यूबर्स हैं जो गालियां देते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, फिर डॉलर कमाते हैं, और उनके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा ना, वगरना तो 1% देके वो भी फारिग हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब उनको भी आमदन डिक्लेयर करके टैक्स देना पड़ेगा। उधर ये से तो अच्छी बात है कि इज्जत भी उनको पकड़ लेगा। वो कोई अलग झूठ जो है, हद के इज्जत तो पकड़ेगा, वो झूठ जो है उसको कुछ तो उसके हाथ में रुकावट होगी। खैर वो इससे तो मुझे याद आया, हमारे जो इमरान रियाज हैं वो एहराम बांधे हुए वो जा रहे थे, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से पुलिस ने उतार लिया या FIA ने उतार लिया, पता नहीं किसने। अब देखिए कितना जुल्म है। एक शख्स हज पे जा रहा है और आपने उसके साथ ये सलूक किया। मौलाना मुफ्ती महमूद जो थे मरहूम मगफूर हज पे जा रहे थे, एहराम बांध दिया था उन्होंने कराची से। तो भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उनको रोक लिया कि हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा मैं एहराम नहीं खोलूंगा। जब आप हज एहराम बांध लें एक बार तो फिर आप उम्रा करके खोलते हैं या हज करके खोलते हैं। सही। उन्होंने कहा मैं एहराम नहीं खोलूंगा, इसी हालत में पूरे मुल्क में जाऊंगा, दौरा करूंगा, लोगों तक जाऊंगा, और बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो हुकूमत घबरा गई और उनको जनाब छोड़ दिया, कहा जाइए हुजूर, माफी दे दीजिए और जाइए हज पे। यहाँ नहीं मिली। इमरान रियाज है, कौन लोग हैं फैसले करने वाले, कौन लोग हैं जिन्होंने कितने हाथ लंबे किए हुए हैं। उनके एहराम की हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया, उसकी बीवी का मैं देख रहा हूं वो चीख रही है और कोई पता नहीं है कहाँ रखा हुआ है उसको। ये तमाशा क्या लगा रखा है अपने मुल्क में? जो कहकर गिरफ्तार किया गया था वो मुकदमा तो अब कह रहे हैं खत्म हो गया है। नया मुकदमा कार्य सरकार में मदखलत का डाल। काश कोई इंटरवीन करता, कोई वजीर आजम इंटरवीन करते और उनको इजाजत देते। ये क्या बात हुई? ये हम इस मुल्क को बनाना क्या चाहते हैं? बनाना चाहते हैं, बनाना रिपब्लिक। अल्लाह ना करे। चले अच्छा सर, मैं वापस आते हैं जरा। बस जो टैक्स देखिए, जो अब आपका जो बजट है जी, जाहिर है उसमें कहीं तकलीफ हुई है तनख्वाहदार तबके को और फिर एक्सपोर्टर्स को, और फिर ये जो कई दोस्तों को हमारे खासतौर पर जो अपोजिशन के लोग हैं उनको इस बात से तकलीफ हो गई कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफा हो गया और उनकी पेंशन में इजाफा हो गया। ये क्यों हुआ? तो कहते हैं कि उसका कुल जो इम्पैक्ट पड़ेगा 1500 अरब सूबों में और मरकज में। तो कहते हैं जब आप मुश्किल में हैं, आपकी बैलेंस शीट खराब है, आप खसारा उठा रहे हैं, तो फिर 1500 अरब रुपया ये आपने क्यों इसको उठाया बोझ इस पे तनकीद हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकारी मुलाजिम है और उनके साथ हुस्न सलूक होना चाहिए, उनकी फिक्स्ड इनकम है, मगर जो बड़े ग्रेडों के लोग हैं उनकी तनख्वाह ना बढ़ाते, छोटे ग्रेड के बढ़ा देते। तो बहरहाल अब सर जरा मैं चाह रहा हूँ जरा सुन लें, क्योंकि आज कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद उस पर राज जो है वो कबूल होगा, मुस्तरद कर दिया। अभी तो देखें, अभी बहस होगी। अच्छा, अभी तो बजट पेश होगा ना, बहुत सारी तजावीज मानी भी जा सकती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपोजिशन से भी कहा कि अगर आपको ऐसी तजावीज देंगे जिन्हें हम माकूल हों तो हम उन्हें मान लेंगे। ठीक है। तो अब पीपल्स पार्टी है, वो भी तजावीज उसकी भी मानी जा सकती, पर तनख्वाहदार तबके के मामले को देखना चाहिए। और फिर असल तो बात यह है ना, कमरे हिम्मत कसें, खर्चे कम करें। वो कह रहे हैं जिस तरह वो कैंची लेके हमारे अब्दुल करीम आबिद साहब हमारे बड़े नामवर अखबार नवीस थे, मुझे उनके साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ। वो अपना कहते जी 3 कॉलम की जगह है और मजमून 4 कॉलम का है। अच्छा। तो कैंची लगाते थे, काट के फेंक देते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा एडिटर तो वो है जो काट के फेंक दे, एडिट करे, जो चाहे 2 कॉलम कटवा लो, 3 कॉलम कटवा लो, तो भाई कैंची लेके अखराजात काट दे। तो सर अभी तो अखबार भी जो है उसका कागज महंगा हो रहा है, उसमें जीएसटी लगा दी। बात ही छोड़े ना, अखबार तो ऐसा ही बेचारा डूबा पड़ा है। प्रिंट मीडिया इतना कागज महंगा हो गया है, और अगर प्रिंट मीडिया का नुकसान है तो फिर ये कौम का नुकसान है। अगर प्रिंट मीडिया जो है वो हमारे मीडिया की बुनियाद है, वो उसमें
उसमें लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं प्रिंट मीडिया में, वो उनको वो तमीज से, जिम्मेदारी से काम करते हैं, जिम्मेदारी से लिखते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाएं, चाहे सोशल मीडिया में चले जाएं। अगर प्रिंट मीडिया जब ना रहे तो मीडिया मछली बाजार बन जाएगा। अब तक सर अभी भी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया की है। प्रिंट मीडिया की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है। उसे वसाइल भी फराहम करे और कागज जो है वो भी सस्ता फराहम करे। $1 ने मार दिया, उसके बाद उसकी कीमत, कागज की कीमत ने मार दी। इंडिया में देखें जाके, अभी अखबार जो हैं लाखों की तादाद में छप रहे हैं, उसी तरीके से धूमधाम के साथ। सर्कुलेशन नहीं मुतासिर हुई? नहीं, मतलब कीमतें कम है, अखबार कम कीमत के हैं, न्यूज प्रिंट कम कीमत का है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो हमें भी ये हमारा कौमी फर्ज है। ये नहीं है कि प्रिंट मीडिया मुश्किलात का शिकार है, हम आंखें बंद कर लें। और भाई ये कौमी नुकसान हो जाएगा। ये मीडिया जो है उसकी बुनियाद ढह जाएगी। उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये इमारतें सारी हमारी बुनियाद पे खड़ी हैं। हम ही जो ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। सर हुकूमत का काम है आज अली परवेज मलिक साहब सर क्या फरमा रहे थे? अली परवेज मलिक साहब साथ ही बैठे हुए थे ना, वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब के तो दिल में है, तो अली परवेज मलिक साहब रिलीफ देना चाहते थे। वजीर मुमलकत हैं, उनका तो यही काम है ना। सुने जरा सर, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करें, कभी नवाज शरीफ साहब की करें, कभी अपनी कर लें। जरा सुना देते हैं सर कि क्या उन्होंने क्या फरमाया, दिखाइए जी। एहसास है कमरे हिम्मत कस लें, अब करंट अकाउंट खसारा तो कम हो चुका है। हमने इंपोर्ट्स अपनी सप्रेस कर दी हैं। अब जूं आगे बढ़ेंगे, अगर दरामदात जो हैं वो बढ़ गई, खसारा बढ़ गया, डॉलर की ज़रूरत बढ़ गई, तो फिर हमारी फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आप असल देखिए, हम IMF का रोना रोते हैं, हाय IMF ने ये कर दिया, हाय IMF। हमारे जो मीडिया के लोग भी इसी तरह शोर मचाते। ओ भाई IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है अपने अखराजात कम करो, अपनी आमदन बढ़ाओ, अपनी चादर देखकर पांव पसारो। जो हमने बदपरहेजियां की हैं उनका नतीजा है ना। तो फिर आप अपनी आमदन कम करें, ज्यादा करें, खर्चे कम करें। आप कह रहे नहीं, खर्चे बढ़ाएंगे, आमदन नहीं बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। पाकिस्तान जैसा मुल्क, मैं तो बार बार चीखता हूं, अगर जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ना होती और हमारी सनतें जो हैं उन पर डाका ना पड़ता, हमारे सनतकार जो हैं उनको दरबदर न किया जाता, आज पाकिस्तान 200 अरब डॉलर 300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा होता। पाकिस्तान के साथ तो ये जुल्म हुआ है ना। अब पॉलिसी का तसलसल चले, एक्सपोर्टर्स को हौसला अफजाई करें और अपनी सनतें दुरुस्त करें, अपनी सरमायाकारों की सहूलत दें। अपने सरमायाकार अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाहर के भी आएंगे। जो बाहर का क्यों आएगा जब अपने नहीं, आपके किसी काम का नहीं होगा। एग्जैक्टली। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, अच्छा, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हौसला रखना चाहिए। इस वक्त तो फौज भी और हुकूमत भी एक पेज पर हैं और लगे हुए हैं अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में। ऑपोजिशन जो है हमारी, वो भी कुछ होश के नाखन ले ले, बगले ना बजाए मुश्किलात पर, और मुश्किलात के ऊपर अपनी उसकी सियासत जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। मिलके पाकिस्तान सबका है, सबको आगे बढ़ाना है। ऐसे ये सर, इस पे ज़रा हम आगे चल के ज़रा बात करेंगे डिटेल में। मैं ये जानना आपसे चाह रहा था कि ये जब कहा जाता है हुकूमतें आती हैं जी किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ करें, हमें याद है इमरान खान साहब के दौर में हुआ। वो क्या हुआ सर, वो जी भैंसें बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी, बाद में फिर बैठे हुए। आप ये आपकी जो आमदोरफ्त के अखराजात हैं, पहली बात तो ये आपके जो ये इंटरटेनमेंट के अखराजात, ये सब ये तो ख़त्म करें। आप पहले बताएं मुझे, हमने क्या किया, जुल्म क्या हुआ? 18वीं तरमीम सूबों को, कई महकमे सूबों को दे दिए, डिवॉल्व कर दिए। और अमेरिकन वो मरकज में भी मौजूद है, सूबों में भी मौजूद है। अब वहां कैसे महकमे बंद करें? एक हाहाकार और मच जाएगी। तो बिलावल साहब, और सारा जो अखराजात जो हैं वो उसमें आपने आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को दे दिया। आप बताएं क्या जुल्म है? वफाक पाकिस्तान का को तो यतीम खाना बना दिया। और अब ये कर्जा वफाक के जुम्मे आप देखें, और सारी डिफेंस एक्सपेंडिचर वफाक के जुम्मे, सारे बाकी अखराजात
हुकूमत के वफाक के जुम्मे, और फिर जो उसको यानी PSDP है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो वफाक के जुम्मे, और आप लगे मूछों को तौल देने, सूबे बैठे हुए हैं और जनाब पहलवान बन के और खा रहे हैं। और यहाँ पीपल्स पार्टी भी आंखें दिखा रही है, और पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ मुआहदा हुआ था, पता नहीं क्या मुआहदा हुआ था। भाई जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल करें। ये जो पीपल्स पार्टी को भी चाहिए चालाको मासी न बने। अच्छा, हाँ, आप उस जिम्मेदारी से काम करें, इस तरह आपके वोट नहीं बढ़ेंगे। इसमें चालाकी क्या है? वो ये कह रहे हैं चालाकी ये है बन रही थी उस वक्त मुआहदा हुआ या जो भी राइट हमने नहीं देखा, लेकिन राइटिंग में कह रहे हैं वो क्या गिलानी साहब। हर बात बात पे बसौरते क्यों हैं? उससे पहले कहें आपको, आखिर जब बजट पेश हो रहा है उस वक्त क्यों होगा? मैं उससे एक हफ्ता पहले क्यों नहीं आपने कहा? मुलाकात का वक्त क्यों नहीं मांगा? सर वो कह रहे हैं कि चीन के आप जो दौरे कर रहे हैं उस पर हमें एतमाद में नहीं ले रहे, और भाई आप हमें जो बजट बना रहे हैं उस पर एतमाद में नहीं ले रहे। क्यों नहीं आया कैबिनेट? अब सुनने में आ रहा है, कह रहे हैं कि सदारत संभाल के बैठे हैं, गवर्नरी संभाल के बैठे हैं, चेयरमैनी सेनेट की संभाल के बैठे हैं, और बातें भाई इस तरह चलाकियों से सियासत नहीं चलेगी, ना आपकी ताकत हासिल होगी। आज सर दूसरा दौर हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, और उस दूसरे दौर के बाद पंजाब में स्पेस चाहिए। जरा सुने सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या फरमा रहे थे? सर सुनते तो है ना, चेयरमैन सेनेट दिखाइए जी। वो कहते हैं हमारी स्पेस चाहिए। मुझे पता नहीं स्पेस क्या चाहिए, पोस्टिंग ट्रांसफर में हिस्सा चाहिए। जब भी तो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहब थोड़ी ट्रांसफर कर सके। बहरहाल नहीं हो, जो मामला तय हुआ है उसकी पाबंदी होनी चाहिए। तो सर इसमें तो कसूर फिर नून लीग का हुआ ना? हमें पता ही नहीं है यार, हम ऐसे कसूर किसका हो गया, किसी का नहीं हो गया। वो हम मुआहदा देखेंगे तो बात करेंगे ना। वो तो वजीर खजाना ने कहा है कि हमने तो इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। को वजीर खजाना चौहद तो नहीं है ना, वो भी एक ये पढ़े लिखे तजर्बाकार आदमी है, और पाकिस्तान को भी समझते हैं, उसके मामलात को भी समझते हैं। और बजट सर पेश करने से पहले जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की। बात ये है जो भी है बैठ के इख्तलाफ रफा कर ले। और वो कह रहे हैं पंजाब में हमें स्पेस चाहिए, हमें बताया क्या स्पेस चाहिए, और दे दें। मरियम बीबी जो है वो कहते हैं मरियम बीबी जो है वो पॉलिटिशियन, ठीक है पॉलिटिशियन है वो, उनको चाहिए वो भी मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें, क्यों ना करें। कुछ चीजें तो सर पहले से उनकी अब आप देखें ना, यहाँ तो उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। यहाँ तो कितनी है, 8-10 सीटें होंगी पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन चलिए इत्तेहादी हैं, उनकी कोई इज्जत आबरू तो होनी चाहिए ना, और थोड़ा सा उनको भी जरा आप सुनवाई उनकी। आज तो आप देखें बड़ी अजब बात है। वो क्या सर? हमारे दोस्त हैं असलम डोगर साहब, डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर। अच्छा, साबक DGPR हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अब तो प्रोफेसर भी हैं, और उन बड़े 10 शनास भी हैं। अच्छा, 17 शनास भी हैं। अच्छा, तो अब नवाज शरीफ साहब का हाथ जो है प्रोफेसर M.A. मलिक मरहूम उन्होंने भी देखा था। अच्छा, और इन्होंने भी देखा है उनका हाथ। कहते हैं मैंने कई दफ़ा, ये DGPR भी रहे ना, अच्छा, तो सरकारी अफसर थे, तो करीब से हाथ मैं देखता था नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, 10 शनास। 10 शनास भी हैं, 17 शनास भी हैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने कहते हैं? बड़ी दिलचस्प बात की। क्या कहते हैं सर? खैर बताया है कि उनके वो उनकी शोहरत, उनकी ताकत उनको हासिल रहेगी। अब उन्होंने कहा कि चौथी बार वो वजीर आज़म नहीं बन सकेंगे। अच्छा, उनके ख्याल में तो मेरा ख्याल तो वो तो बनना। कहते हाँ मरियम नवाज शरीफ जो है वो वजीर आज़म बनेगी पाकिस्तान की। अच्छा, फ्यूचर और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में नवाज शरीफ साहब मौजूद होंगे। अच्छा, गोया उनकी आंखों के सामने उनको वज़ारत उज़्मा का हल्फ नसीब होगा। अच्छा, ये बात कही है। कोई टाइमलाइन दी है सर कि कब या क्या? कुछ नहीं, टाइमलाइन तो अभी नहीं दी, पूछेंगे मजीद कुरे देंगे उनसे कि मतलब अभी कितने तो अरसे में, आज 5 साल ये वाली हुकूमत तो पूरी कर लेगी, फिर ज़ाहिर है अगली उसके ऊपर, या इसी दौरान कुछ धड़ल्ले से नहीं। अब अभी वक्त लगेगा, अब जल्दी क्या है, अभी तो वक्त क्या है, 2 साल 4 साल तो आगे इंतखाबात का इंतजार करना होगा। लेकिन मरियम बीबी जिस तरीके से काम कर रही है ना, वो तो अपना इमेज तो बन रहा है ना उनका। और जिस तरह सर आज वो पंजाब में बजट पेश किया गया, और मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, और मुश्तबा शुजाउर रहमान सर वो तो आज नॉन स्टॉप पानी में नहीं पिया हुआ भाई। मुश्तबा शुजाउर रहमान अगरचे देखने में पहलवान लगते हैं, लेकिन हैं बड़े सॉफ्ट। अच्छा, उनके वालिद साहब जो थे मियां शुजाउर रहमान जी, वो भी बड़े सॉफ्ट हैं। अच्छा, और उनके चचा जो हैं मियां ज़कार रहमान, वो अगरचे पीपल्स पार्टी में है, लेकिन वो भी सॉफ्ट है। अच्छा, अब जो आज तो उन्होंने बजट पेश किया, और जिस तरह दहाड़े हैं, गर्जे हैं, और अपोजिशन जो पूरी थी,
लगता था पूरी अपोजिशन को दबा लेगी उनकी आवाज जो है, नहीं लेकिन दबी तो अपोजिशन की आवाज टीवी ने तो दबा दी ना। हाँ सर वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो भरपूर एहतजाज कर रहे थे, कॉपियां फाड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अगर ये हुआ हाथापाई तक भी नौबत आई है, ये नहीं पहुंचनी चाहिए। हाथापाई अगर होगी उसका बड़ा नुकसान होगा। और ये जो लोग हैं वहां बैठते हैं, ये कौमी खजाने से तनख्वाह भी लेते हैं, लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। हाथापाई जो है उसका नुकसान होगा और ये कम, इस पर नौबत नहीं आनी चाहिए। शामी साहब बाकी आप जो मर्जी करते रहे। अगर मतलब हिस्ट्री का, क्योंकि आप ज़ाहिर है बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान करते हैं, ये कब से शुरू हुआ कि नौबत ये हाथापाई, शोर शराबा, आपको पता है हुल्लड़बाजी, अब तो बाजे बज रहे हैं। नहीं, अब तो ये देखो, जब से ये नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो के दरमियान जो कशमकश शुरू हुई, तो 90 की दहाई में गुलाम इसाक साहब आए जब खिताब करने के लिए, जो उनकी दुर्गत बनाई गई। उसके बाद फिर लगारी साहब की, कभी मुस्लिम लीग नून ने, कभी पीपल्स पार्टी ने एक हंगामा बर्पा किया। परवेज मुशर्रफ तो इतने खौफजदा हुए कि तकरीर करने नहीं आया उसमें। उन्होंने कहा ये मेरी बेइज्जती होगी। हालांकि जनरल ज़ियाउल हक ने तो इसको मैंडेटरी बना दिया था कि लाजमन सदर खिताब करेगा पहले इजलास से। मगर आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की असम्बलियों में एक सानिया हो चुका है। 1958 में 1958 मशरकी पाकिस्तान में जो असेंबली थी उसके डिप्टी स्पीकर थे शाहिद अली। अच्छा, जब अपोजिशन में हुकूमत में हंगामा हुआ और हाथापाई तक किसी ने कुर्सी मार दी उनको, उनका इंतकाल हो गया कुर्सी लगने से। हाँ जी, चोट लगी उनके दिमाग पे और वो जांबार ना हो सके। तो किसने उसका मारी मार्शल्ला जो आया, उसने इसको भी जवाब बनाया। अच्छा, कि ये लोग तो इस काबिल नहीं है कि हुकूमत कर सके। तो जिसने मारी थी कुर्सी सर, उसको कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कुछ हुआ? या मुकदमा पूरी कौम के खिलाफ हो गया जब जमहूरियत खत्म हो गई थी। तो अब ये है, अब जब हंगामा होता है तो फिर किसकी कुर्सी है, उसको तो कैमरे तो लगे नहीं हुए थे। हाँ एग्जैक्टली। अब किसने तो कुर्सी चला दी, किसकी लग गई। तो अब देखिए जो हंगामे के अभी भी आप देखें, एक मुकदमा है 2022 का यौम आज़ादी मार्च किया था ना, आज़ादी हाँ मार्च, जी, इमरान खान साहब। जी। तो उसमें कितने लोग मुल्जिम थे, यानी शेख रशीद साहब भी, जी हाँ। और वो हमारे कौन से खुदा को जान देनी है वो क्या नाम उनका, शहरियार आफरीदी भी, और दूसरे भी आज बरी हो गए। क्योंकि जब हंगामा होता है और उसमें किसी एक को नामजद करना, उसके खिलाफ जुर्म साबित करना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल मशरकी पाकिस्तान में ये असम्बली में ये हुआ, और फिर भुट्टो साहब के दौर में ऐसा हुआ कि जो हमारे कौमी असम्बली में अपोजिशन के जो अरकान थे, मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, चौधरी ज़ोहरुल्लाई, वो उन्होंने धरना दे दिया असम्बली के अंदर। अच्छा, उनको फिर उठा के घसीट के ऐवान से बाहर निकाला गया। तो बहरहाल अब ये है, नारेबाजी तो जो होती रहे, हुल्लड़बाजी भी जो होती रहे, हाथापाई तक नौबत नहीं आनी जो है। अच्छा सर, आज लेकिन इससे नुकसान हो सकता है। मुश्तबा शुजा रहमान साहब ने एक जुमला कहा, जरा वो पहले सुना दें। मगर मुश्तबा शुजा रहमान जो है, उन्होंने बहरहाल अब अपनी पहलवानी का मुजाहरा किया है, खूब किया है। हाँ चलें सर, वो फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शामी साहब, पंजाब का जब बजट पेश किया गया तो शुजा रहमान साहब, जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने अपोजिशन को मुखातिब करके क्या कहा, और 2 नाम लिए उन्होंने। वो क्या नाम थे, ज़रा वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, दिखाइए जी। असम्बली के फ्लोर से सर वो परवेज़ इलाही साहब को चोर कह रहे हैं। परवेज़ इलाही तो यहाँ नहीं थे ना, मौजूद नहीं थे, वो तो मेंबर ही नहीं है असम्बली के। और बुज़दार साहब भी मौजूद नहीं थे। तो बुज़दार साहब तो अब PTI छोड़ गए ना, तकरीबन छोड़ गए। नहीं छोड़ गए, नहीं है उसमें, कान पकड़ लिया उन्होंने। लेकिन तो करप्शन तो सर कोई उनके बारे में गुफ्तगू करते तो अच्छा था। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कायम की है ना, इस तरह लोगों से पे बात करना। मतलब चौधरी परवेज़ इलाही तो बेचारे इस वक्त बीमार हैं, रहा हो चुके हैं, लेकिन मिल नहीं रहे किसी से, सेहत ठीक नहीं है। और अल्लाह उनको सेहत याब करे। बहरहाल बुज़दार साहब भी किसी से नहीं मिल रहे। बुज़दार साहब भी किसी से नहीं मिल रहे, या कोई बुज़दार साहब से नहीं मिल रहा। मगर बुज़दार साहब तो अपनी रात में अंजुमन थे। चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में तो ऐसा होता था कि जब आप वजारत उसमें दफ्तर में जाएं तो कोई कमरा ऐसा नहीं होता था कि जहाँ बंदे ना बैठे हुए। अच्छा, हाँ,
इंतजार में? हर कमरा कोई मिल चुका है, अच्छा, कोई इंतजार में है, कोई मिलने के बाद बैठा हुआ है, अच्छा, किसी ने फोन कराना है, किसी ने हुक्म लेना है, किसी ने हुक्म देना है। तो मतलब एक बॉस, और कहीं परवेज अली साहब का भाई हम अलहदी में गुफ्तगू करनी है, वो कमरा ही नहीं मिलता था, अलहदा कहाँ बैठे। अच्छा, फिर बाद औक़ात फिर वो जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ बैठ जाते थे। तो एक मर्जा खलाइक थे ना, लोगों से जुड़े रहते। असेंबली की बात करें आप? असेंबली में, असेंबली में यानी कि जो असेंबली के नहीं, असेंबली की तो अंदर था ही था। अभी मैं बता रहा हूँ जो जब वो वज़ीर आला थे, अच्छा, उनका जो सेक्रेटरी है वज़ीर आला का, और असेंबली में जब स्पीकर थे तब भी यही था। अभी तो हमारे ये जो है क्या है अहमद खान साहब, मलिक अहमद खान साहब, उनका भी देख लें, भरा हुआ ठट लगे हुए। तो राब्ता तो फिर लोगों से ऐसे ही होता है ना। बस भर्ती ना करें वरना फिर बाद में केसेस बन जाते हैं गैर कानूनी भर्ती भी होगी, केसेस भी होंगे। बस इस तरह ही होता है, कारोबार सियासत ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। मुकदमे भी होते हैं, जेलें भी होती हैं, इज्जतें भी बख्शी जाती हैं, कामयाबियां भी मिलती हैं। जब वो नवाज शरीफ साहब के वालिद जो थे मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम मगफूर रहमतुल्लाह अलैह, कमाल आदमी थे माशाल्लाह। तो जब रहा हुए, जब नवाज शरीफ साहब का इख्तदार जो है उस पर परवेज मुशर्रफ ने जब खून मारा तो उनको भी नज़रबंद कर लिया। तो नज़रबंदी के बाद जब हम मिलने गए उनसे, तो मैं था, उमर शामी साहब भी थे। अच्छा, कहाँ गए थे सर मिलने? उनके घर पे। अच्छा, जाती उम्र में। जाती उम्र, ठीक है। और हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब मरहूम मगफूर वो भी थे। अच्छा, और फिर इजाजुल हक साहब भी थे। अच्छा, वो भी आ गए थे। तो वो अब वो कहने जब भी अब कि भाई जनाब जो भी ज्यादती हुई और जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, मगर उन पर कोई असर नहीं था, बिल्कुल हशाश बशाश बैठे थे। अच्छा, और कहते जबकि उनसे हमदर्दी का इजहार करता, कहते नहीं, कहते जब नवाज़शात बड़ी होती हैं, अच्छा, जब अनायात बड़ी होती है ना, फिर आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। अच्छा, तो अल्लाह ने नवाजा भी आजमाया भी। तो इसलिए कहते हैं आजमाइशें भी फिर बड़ी होती हैं जब अनायतें बड़ी होती हैं। पूरे हौसले में थे। अच्छा। और हमारे ये जो डॉक्टर मोहम्मद असलम क्या मैं डोगर जी उनका बता रहा हूँ ना मैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वो जो पीर साहब थे करमा शरीफ वाले, वो गुजरावाल वो ओकाड़ा में भी रहे, वहाँ DGPR में थे ना, तो ओकाड़ा में उनकी तैनाती हुई डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के तौर पे। अच्छा, तो कहने लगे वहाँ जो थे पीर साहब करमा शरीफ वाले, पीर इस्माइल साहब, उनसे मिलने आते थे शहबाज शरीफ साहब। तो इतनी शहबाज शरीफ साहब आए, बरसों पहले की बात है। अच्छा, तो उन्होंने कहा दुआ करें अल्लाह करम फरमाए। अच्छा, उन्होंने कहा करम तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि संभाला नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, तो बस ये भी बात है। और अब भी उन्होंने इशारा कर दिया। अभी आप जाते हैं हमारे सर, लेकिन टाइमिंग में सरफराज शाह साहब के पास जाते हैं ना आप, जी हैं जी, तो क्या बस एक दुनिया दूसरी जो है वो आपके सामने आ जाती है। ऐसा ही है, जहाने हैरत कमाल है सर। वैसे उनकी जो महफिल होती है ना, है कमाल मजलिस है उनकी। मुझे सर पॉडकास्ट करने का, उनके साथ बैठने का मौका मिला है। जबरदस्त पर्सनालिटी है, रूहानियत से। लाहौर जो है उस पर उनका साया सलामत रहे माशाल्लाह। ऐसे ही है, बड़ी बड़ी सर चीज़ें वो करते हैं। अच्छा सर, आपने क्योंकि जिक्र कर दिया है, मैं इसलिए कहा था टाइमिंग का कि वो आप जब अगली मुलाकात हो ना तो ये ज़रूर पूछिएगा उनसे। हाँ कि जी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा हाँ। सर लेकिन इंतज़ार तो रहता है, अंदाज़ा तो फिर ये तो छोटा मोटा गलती भी तो हो सकती है ना माहो साल में। सितारों की, लेकिन आप सितारों की चाल में बीबी मरियम खातिर जमा रखें। हाँ, खातिर जमा रखें और मुखालफिन जरा समझ जाए उनके ना, वजीर आजम बनने जा रही है बेनजीर भुट्टो। उन्होंने अपने बाप की जो विरासत थी उसकी हिफाजत की। नवाज शरीफ साहब तो क्या, जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो हर शख्स से लड़ चुके थे अपने मुखालिफों से। उन्होंने मुफाहमत की, आके एक नई सियासत की बुनियाद डाली। बिल्कुल। और फिर इस तरह अब मगर नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह उनके साए में बीबी मरियम की सियासत जो है और वजारत आला जो है वो परवान चढ़ रही है। बिल्कुल, ट्रेनिंग हो रही है प्रॉपर, जिसे कहते हैं प्रॉपर। तो एक बहरहाल अल्लाह ताला बरकत डाले और उनको साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आजिज़ी से, इनकसारी से काम करने की और लोगों से जुड़ने की।
अभी तो दो चीज़ें सर अगर मैं पूछूं, कौन सी ऐसी चीज़ है नवाज शरीफ साहब की जिस पर वो, या आदत कह लें जिस पर वो अमल ना करें, और कौन सी ऐसी जिस पर वो लाजमी करें? नहीं, एक तो नवाज शरीफ साहब का तो खौफ खुदा बड़ा है उनके दिल में। अच्छा। और दूसरा से वो ताल्लुक़ निभाते हैं, वफादारी उनमें, ठीक, अपने लोगों का, कारकुनों का ख्याल रखते हैं। उनसे एक उनके अंदर एक मकनतीसियत है, लोग उनकी तरफ खींचते हैं। और बाकी ये है कि बाज़ औक़ात वो ज़िद कर जाते हैं, अड़ जाते हैं किसी चीज़ पे, वो ना करें, उसका फिर नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। ज़िद भी अजीब चीज़ है ना, मगर मैं समझता हूँ ज़िद जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो कोई, यानी ज़िद में और इस्तकामत में एक बारीक सा फर्क है। हाँ। अगर इस्तकामत जो है, आप बाज़ औक़ात होता है कि इस्तकामत को आप ज़िद को इस्तकामत समझ लेते हैं, ज़िद इस्तकामत नहीं है। इस तरह फक्कड़पन और मज़ा जो है उसमें फ़र्क है बिल्कुल। हाँ, तो ज़िद नहीं करनी चाहिए, इस्तकामत तो करनी चाहिए। और अभी देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त तो इस सब कॉन्टिनेंट के सीनियर तरीन यानी वो हैं सियासतदान हैं। और मुझे तो उनसे ये तवक्को है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी वो काम कर सकते हैं। उनका हाथ बढ़ेगा तो कोई उसे झटक नहीं सकेगा। तो सर फिर और मुल्क के अंदर भी वो अपनी ज़ात से ऊपर उठकर मामला कर सकते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान के पास चले गए थे चौधरी निसार अली को लेके, और अब भी वो हाथ बढ़ा सकते हैं। और अभी तो देखें ये जो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं ना मौलाना फजलुर रहमान के पास, पूछना चाह रहा था सर कि वो नवाज शरीफ साहब हो जाती बेहतर नहीं होता? नहीं, वो तो उनकी अपनी दुनिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी तो मुश्किल है ना। बिल्कुल वो जिद कर रहे हैं सर या इस्तकामत दिखा रहे हैं? नहीं, नाराजगी है जरा। हाँ। और नाराजगी की वजूहात भी हैं, असबाब भी हैं, लेकिन ये भी तो है बरसों के याराने जो हैं उनको छोड़ना और नई आशनाइयाँ जो हैं वो कैसे रास आएंगी। तो मौलाना के लिए भी तो मुश्किल तो है ना। तो बहरहाल एक बात करनी, अब ये क्योंकि आज पीटीआई की तरफ से ये बात कही जा रही है जी कि हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को कहा है कि वो आगे मामलात करें, मुज़ाकरात करें। जब ये तहरीक कायम हुई थी तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर और उसके सरबराह हुए थे महमूद अचकज़ई, हम अपने इसमें बार बार ये बात अर्ज कर चुके हैं कि अब इमरान खान साहब को महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए से मामला करना चाहिए दूसरे अहले सियासत से। ठीक सर, लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई इस पोजीशन में हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी इस पोजीशन में हैं। मौलाना को चाहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स ना करें, लोगों को जोड़ें। ठीक है, अपनी तलखी तो कम हो गई इमरान खान साहब से, बड़ी अच्छी बात हुई। ठीक है, ये तलखी नवाज शरीफ साहब के और इमरान खान के दरमियान भी और जरदारी साहब के और इमरान खान के दरमियान भी ये भी काम कराएं। सर लेकिन एक मसला है ना, खान साहब वो जो जेल से पैगाम देते हैं, ठीक है इनको मैंडेट दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं या उनके जो बाकी रहनुमा वो कहते हैं कि जी हमने मालिक से बात करनी है, हमने मुक्तदरा से बात करनी है। ये तो नहीं करेंगे, ये करेंगे आपके ख्याल में महमूद खान अचकज़ई साहब? कहा है ना, उन तो बात वाज़ेह हो रही थी। गौर तो जो गौर बातों से ही बात करेंगे, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको हमने ये काम सौंपा है। इंतजार महमूद खान अचकज़ई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, वो एक जोड़ सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और ये उनकी बड़ी खिदमत होगी। दोनों के साथ हर शख्स रब्ता कर सकता है, उनका अपना एक माजी है, एक वक़ार है, एक एतबार है। और इमरान खान साहब जो हैं, देखिए वो कहाँ तक जाएंगे, मुझसे कहाँ छुपेंगे, वो ऐसे कहाँ के हैं, जलवे मेरी निगाह में कौन मकान के हैं, वो भी तो अपने ही है ना। इस वक्त जेल में हैं, ज़ाहिर है गुस्सा भी है, मुश्किलात भी हैं और कुछ बेचैनियाँ भी हैं, कुछ अपना किया है, कुछ दूसरों का किया है, मुश्किल तो है ना। तो मगर मुश्किलें आसान करनी पड़ती है ना, कोशिश करनी पड़ती है। और खान साहब आप भी ज़रा हौसला रखें, दिल बड़ा करें। लोग बड़ी जेलें काटी हैं लोगों ने, मौलाना गुलाम आज़ाद को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, मौलाना अपने अबुल आला मौदूदी को देख लीजिए, अब्दुल गफ्फार खान को देख लीजिए, शेख मुजीबुर रहमान को देख लीजिए, आखिर में तो अभी नवाज साहब को देख लीजिए, कितनी जेल काटी है उन्होंने। और ये हमारे शाद का खान अब्बासी, आसन इकबाल, ये आपके
वो जो है ख्वाजा सादिर रफीक, हाँ जी, और वो बेचारे मिफ्ता इस्माइल मुफ्त में मारे गए बेचारे, वो मुफ्ता इस्माइल कह लें, उनका बाद में बेचारे आंसू निकले, मुफ्ता हो गए वो मिफ्ता से। तो भाई ये सारे लोग जेलें काट चुके हैं सब्र से, इस्तकामत से, तो आप काट रहे हैं, लेकिन ये है कि आप जरा रास्ता भी निकालें, आगे बढ़ना और है, रवैया भी आपको भी बढ़ना है, मुल्क को भी आगे बढ़ाना है। चलें सर, देखते हैं। लीडरशिप तो वही होती है जो रास्ता निकालती है, नतीजा पैदा करती है। अगर कायदे आजम पाकिस्तान बनाए बगैर रुखसत हो जाते, एक पैराग्राफ में जिक्र होता उनका हिस्ट्री, सही बात है, तो नतीजा किया ना पैदा, ऐसे ही है। सिर्फ मजमा नहीं लगाया, लोग इकट्ठे नहीं किए, उनको उनसे नतीजा भी निकाला ना। सर लेकिन हिकमत भी अपनाई, नतीजा डायलॉग से निकला, पता नहीं जिससे भी निकले, नतीजा निकलना चाहिए, उसके लिए गौर करना चाहिए, तदब्बुर से, हिकमत से, मकालमे से, बातचीत से। अब देखें, अंग्रेज के साथ और कांग्रेस के साथ मदाकत तो करने पड़े ना मुस्लिम लीग को, बिल्कुल, तो तभी पाकिस्तान जो है उस पर यानी इत्तफाक हुआ, मुआहिदा हुआ, पाकिस्तान बना। तो अब बातचीत तो भाई आप उसके बाद भी होती है, जो जंगों के बाद भी होती है। आप देखें जितने भी इंडिया के साथ हुई, मुआहिदा ताशकंद हुआ, बिल्कुल, फिर मुआहिदा शिमला हुआ, तो बातचीत तो करनी है। अपने जो हैं, अपने के साथ जो है अपनापन होना चाहिए। सब ब्रेक में 1-1.5 मिनट वो हल्का यारा तो अब रेशम की तरह नरम, और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद मोमिन। आज तो वो अंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं उनका जिक्र करना था। हाँ जी सर, उन्होंने बड़ी शिकायत लिख के भेजी है सरगोदे से, चीफ जस्टिस के नाम, उन्होंने आईजी को बुलाया, उनके कान खींचे हैं, कहा ये क्या तमाशा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लोग उनके जो जज साहब हैं उन्होंने जो चीजें लिख के भेजी हैं, मैं तो कांप गया हूं पढ़ के। और चीफ जस्टिस, आप बड़ी एक बात और भी मुझे मालूम हुई, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस से आप लोगों को पकड़ा है आपने, उनका हम तो जियो फेंसिंग कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, हम तो डेटा तक रसाई नहीं है। हाँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंपनियों को रोक दिया है कि आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते किसी का कॉल को, और वो आप डेटा नहीं दे सकते पुलिस को। अब ये एक दूसरी इंतहा हो गई। ऐसा अगर ऐसा होगा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दूसरी इंतहा कर दी ना, एक पुलिस ने इंतहा की। ओ भाई, ये भी एक तरह की मदद, ब्रेक लेनी है, एक्सेस दे पुलिस को, एक्सेस दे, लेकिन उनको कायदा ज़ाब्ता बना दे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।